विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द गैप बिटवीन द डिज़ायर्ड एंड एडिक्वेट सर्विस। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है डिज़ायर्ड एंड एडिक्वेट सर्विस की, राइट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिज़ायर्ड और एडिक्वेट सर्विस के गैप को क्या बोलते हैं। तो देखो, कस्टमर्स के पास है ना दो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पहली एक्सपेक्टेशन है डिज़ायर्ड सर्विस, मतलब जो वो आइडियली चाहता है, मतलब हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब मुझे इतना चाहिए, राइट। दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब मिनिमम एक्सेप्टेबल है, मतलब इतना चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा चलेगा पर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच के गैप को मार्केटिंग में बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। मतलब कस्टमर एक रेंज अलाउ करते हैं और अगर सर्विस इस रेंज के अंदर है तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर इस रेंज के बाहर चली गई तो कस्टमर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। और हमें बोल रहा है कि इस दोनों डिज़ायर्ड एंड एडिक्वेट सर्विस के गैप को क्या बोलते हैं। तो इस गैप को मार्केटिंग में बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ये तब होता है जब सर्विस एडिक्वेट से भी नीचे चली जाए। तो मैंने क्या बोला, अगर एडिक्वेट से नीचे चली गई, राइट, इतना तो मुझे चलेगा, अगर इससे नीचे चली गई तो कस्टमर क्या हो जाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये कोई गैप नहीं, एक सिचुएशन है कि जो मैंने चाहिए था, जो मुझे मिनिमम चाहिए था उससे कम मुझे मिला, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्शंस बाय कस्टमर्स। अब ये एक सेल्स कॉन्सेप्ट है, जब कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, कोई डाउट रेज करता है, तो उससे बोलते हैं ऑब्जेक्शंस बाय कस्टमर्स। थर्ड ऑप्शन इज ऑरेंज जोन एंड CRM। ऐसा कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये एक डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है, तो इसको अपन एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन ए एंड बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज जोन ऑफ टॉलरेंस। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो डिजायर्ड और एडिक्वेट के बीच का गैप बताता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन विच मोड द फर्म हायर्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच मोड द फर्म हायर्स लोकल मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। मतलब कौन से मोड में फर्म एक लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर करते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट जो ऑप्शन है वो बताना है। तो देखो, जब कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ब्रांड या अपनी प्रोसेस को किसी और कंट्री की फर्म को यूज़ करने देती है और वो लोकल फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको बोला जाता है लाइसेंसिंग, ठीक है। अब हम ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फ्रेंचाइजिंग। अब ये क्या है, ये मोस्टली सर्विस बिजनेस फॉर्मेट होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, तो इसमें प्रोडक्शन ही नहीं, मतलब पूरा सिस्टम ही कॉपी किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग में कंपनी अपना पेटेंट या टेक्नोलॉजी एक लोकल फर्म को देती है और लोकल फर्म क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन सी है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन जो है ना हमारी खुद की कंट्री में होता है, मतलब होम कंट्री में होता है, और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन फोर्थ इज, ऑप्शन डी इज जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनीज मिलके एक नई कंपनी बनाए, एक नया एंटिटी बनाए, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। मतलब पार्टनरशिप होती है दो कंपनीज के बीच में, राइट। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लाइसेंसिंग, ठीक है। Now let's move to question number 3. So question number 3 says which of the following is not the main component of a CRM program। मतलब हमें वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो CRM का पार्ट नहीं है। तो देखो, CRM के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है ऑपरेशनल कंपोनेंट, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है, राइट। दूसरा होता है हमारा एनालिटिकल कंपोनेंट। एनालिटिकल कंपोनेंट क्या करता है, डेटा एनालिसिस करता है, कस्टमर इनसाइट्स निकालता है, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल CRM। थर्ड कंपोनेंट होता है कोलैबोरेटिव कंपोनेंट। कोलैबोरेटिव कंपोनेंट होता है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो कम्युनिकेट करता है अक्रॉस चैनल, राइट। तो जो हमारा ऑपरेशनल कंपोनेंट है ये CRM का पार्ट है। एनालिटिकल जो कंपोनेंट है वो भी CRM का पार्ट है, और जो ऑप्शन डी है कोलैबोरेटिव कंपोनेंट, ये भी क्या है, हमारा CRM का पार्ट है। तो ऑप्शन ए, सी और डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। एंड ऑप्शन बी, कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट, ये कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट नहीं है, तो इसको अपन मार्क करेंगे एज करेक्ट आंसर। और ऑप्शन ए, सी और डी को अपन एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो कंपोनेंट नहीं है CRM प्रोग्राम का,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ ऑफ्टन and how easily customers think of the brand under various purchase or consumption situation is known as। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ ऑफ्टन एंड हाउ इजीली कस्टमर्स थिंक ऑफ द ब्रांड अंडर वेरियस परचेज और कंजम्पशन सिचुएशन। इसका मतलब समझते हैं हम, इसका मतलब है जब भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में सोचता है या जब उसको कोई नीड होती है, तब क्या उस ब्रांड का नाम तुरंत दिमाग में आता है या नहीं। और सिर्फ एक सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल डिफरेंट सिचुएशंस की बात हो रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रांड की विजिबिलिटी इन कस्टमर्स माइंड कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ब्रांड सेलियंस। ब्रांड सेलियंस का मतलब है ब्रांड कितनी ईजिली और कितनी फ्रीक्वेंटली रिकॉल होता है। अगर मैं बोलूँ कोल्ड ड्रिंक और तुरंत आपके दिमाग में एक ब्रांड आ जाए तो दैट इज ब्रांड सेलियंस, है ना। ऑप्शन बी इज ब्रांड रेजोनेंस। ब्रांड रेजोनेंस का मतलब होता है कस्टमर का ब्रांड के साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन, जैसे कस्टमर की लॉयल्टी हो गई, है ना। अब आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ब्रांड फीलिंग्स। ब्रांड फीलिंग्स का मतलब होता है कस्टमर का ब्रांड यूज़ करके क्या फील हुआ, राइट। उसको हैप्पी फील हो रहा है या उसको सिक्योर फील हो रहा है, वो एक्साइटेड है ब्रांड को यूज़ करके, तो ये इमोशंस के बारे में है, राइट। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज ब्रांड इमेजनरी। ब्रांड इमेजरी का मतलब होता है ब्रांड की इमेज क्या है कस्टमर के माइंड में, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रांड सेलियंस। ब्रांड सेलियंस क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि हाउ ऑफ्टन एंड हाउ इजीली कस्टमर्स थिंक ऑफ द ब्रांड, और ये एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है ब्रांड सेलियंस को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रांड सेलियंस। ठीक है, now let's move to the next question, question number 5. So question number 5 says central focus of which of the following models is 5-stage consumer decision progress। अब यहाँ पे कीवर्ड है 5-stage consumer decision process। तो कंज्यूमर डिसीजन की 5 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मतलब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उनके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करना। इन्फॉर्मेशन सर्च अपन जब करेंगे तो हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, मतलब हमें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे, और उन ऑप्शंस को हम एवेल्यूएट करते हैं। तो उसका थर्ड स्टेज होता है एवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। एंड फोर्थ स्टेज होता है परचेज डिसीजन। जब हम उन फाइनली ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट कर लेते हैं और जब हम परचेज करने का डिसीजन लेते हैं तो वो फोर्थ स्टेज होता है परचेज डिसीजन। और जब हम फाइनली प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा बिहेवियर होता है पोस्ट परचेज डिसीजन, वो होती है हमारा 5th स्टेज। तो ये होते हैं हमारे कस्टमर डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा मॉडल है जो इन 5 स्टेज को कोर में रखकर बना है। अब ऑप्शंस को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए इज निकोसिया मॉडल। अब निकोसिया मॉडल क्या बोलता है, ये फर्म और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन फ्लो पर फोकस करता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में फर्म क्या करती है, फर्म एक मैसेज देती है और उस मैसेज पर कस्टमर रिएक्ट करता है, दैट इज सेकेंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज में आता है परचेज डिसीजन। ठीक है, जब कस्टमर जो होता है वो परचेज डिसीजन लेता है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल है, इसका सेंट्रल फोकस 5 स्टेजेस डिसीजन प्रोसेस नहीं है, राइट। ऑप्शन बी इज हार्वर्ड शेथ मॉडल। ये मॉडल जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये एक लर्निंग मॉडल है, इसमें इनपुट्स, परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट्स, लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स और आउटपुट्स होते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। तो ये सिग्निफिकेंटली, ये स्पेशली 5 स्टेजेस वाली इस डिसीजन प्रोसेस को सेंटर में नहीं रखता। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन बी को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। फिर आता है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज एंगल कोला ब्लैकवेल मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। क्यों, क्योंकि इसका मेन फोकस है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्लियरली वही 5 स्टेजेस होती हैं जो 5 कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस के स्टेजेस होते हैं, राइट। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, एवेल्यूएशन, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। मतलब पूरा मॉडल ही इन स्टेजेस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी इज शेथ न्यूमैन ग्रॉस मॉडल। अब इस मॉडल में बात होती है कंजम्पशंस वैल्यूज़ की। ठीक है, 5 प्रकार की कंजम्पशन वैल्यूज़ होती है, फंक्शनल, सोशल, इमोशनल, एपिस्टेमिक एंड कंडीशनल। ये एक्सप्लेन करता है कि वाई कंज्यूमर्स चूज समथिंग। ठीक है, पर ये डिसीजन प्रोसेस के स्टेजेस पर
प्रोसेस नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका सेंट्रल फोकस है 5 स्टेजेस कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। So these were the 5 important Unit 7 PYQs. So if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments. And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you don't miss the next class. Thanks for watching.